हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं, जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम में भी आपको काम आएंगे और आगे भी जो आपके मेन एग्जाम्स होंगे उसमें भी काम आने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर जो आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको हमारे ये पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्लास 11 ESP आप सभी को सर्च मारना है और वहां पे आपको जो भी चैप्टर वाइज नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है दुनिया में। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो है राइटिंग सिस्टम। जो इन्होंने राइटिंग सिस्टम डेवलप किया था, जो इन्होंने इन्वेंट किया था, वो है वन ऑफ द फर्स्ट राइटिंग सिस्टम, ठीक है, अपनी दुनिया का, जिसको कहा जाता था क्यूनिफॉर्म। याद रखना, इनके राइटिंग सिस्टम को क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। और ये राइटिंग सिस्टम क्यों डेवलप हुआ था? क्योंकि ये अपना रिकॉर्ड रखना चाहते थे, डे टू डे लाइफ्स का जो भी हिसाब किताब होता है वो सब रिकॉर्ड्स रखना। और बहुत सारी स्टोरीज हैं जो इन्होंने लिखी, जैसे कि द एपिक ऑफ गिलगेमिश, जैसे अपने यहाँ होता है ना द एपिक ऑफ रामायणा, ठीक है, महाभारत, उसी तरीके से ये भी अपने एपिक्स को लिखते थे, जैसे कि एग्जाम्पल है द एपिक ऑफ गिलगेमिश। फिर दूसरा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर। तो जो मेसोपोटामियन लोग थे उन्होंने अपने इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप किया, जिससे वो क्रॉप को ग्रो कर सकते थे। और उन्होंने बहुत सारे टूल्स वगैरह भी इन्वेंट करे, जैसे प्लो, जिसको हम हिंदी में हल कहते हैं, जो कि यूज होता है प्लोइंग के लिए खेतों के अंदर, ठीक है। तो ये है अपना राइटिंग सिस्टम, एक हो गया इनका कंट्रीब्यूशन। दूसरा एग्रीकल्चर हो गया। फिर उसके बाद थर्ड है मैथमेटिक्स एंड टाइम। भाई ये लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत स्मार्ट थे। मैथमेटिक्स और टाइम की इनको अच्छी खासी नॉलेज थी। और उन्होंने क्या करा था, दे यूज्ड अ बेस 60 नंबर सिस्टम विच वी स्टिल यूज फॉर टाइम, लाइक 60 मिनट्स इन एन आवर एंड जियोमेट्री 360 डिग्री इन अ सर्कल। जैसे कि एक 60 नंबर है जो हम एक बेस की तरह यूज करते हैं, कि कैसे कि हम ये देखते हैं कि भाई 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, एक आर के अंदर। और इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं कि जियोमेट्री के अंदर 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। तो ये मैथमेटिक्स जो है 360 डिग्री या एक आवर को 60 मिनट्स में डिवाइड करना, ये हमने यहीं से लिया है। यानी कि जो मैथमेटिक्स और टाइम है वो इनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर उसके बाद सिटीज़, मेसोपोटामिया में बहुत सारी सिटीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ, जो कुछ एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत अर्लीस्ट सिटीज़ थी, ठीक है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी। जैसे मारी टाउन है, हमने पढ़ा था, ठीक है, जो मारी का टाउन है बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर भी था और बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड पूरा वो शहर था। और इसके अलावा इन लोगों ने बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनवाए थे, जिसको कहा जाता था जिगरेट्स कहा जाता था, ओके, बड़े बड़े टेम्पल होते थे। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये सारी एक्सप्लेनेशंस भी करवाई हैं, आपको चैप्टर वाइज समरी करवाई है। अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना और वहाँ पे आपको लिंक दे दी जाएगी सभी चैप्टर्स की। फिर और कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने भाई पोट्री यानी कि जो मिट्टी वाले बर्तन होते हैं वो भी बनाए, ठीक है, अपने टाइम पर स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह बनवाई। बिल्डिंग टेक्निक्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जैसे कि आर्क बनाते थे, जो भी बिल्डिंग होती थी उसमें बहुत सुंदर सा आर्क होता था, कॉलम बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ करते थे। और इसके अलावा ट्रेड में ये लोग बहुत आगे थे। मेसोपोटामिया जो था वो एक ट्रेड हब था। खासकर मेसोपोटामिया में एक जगह का नाम लिख देना, मारी टाउन, अंडरलाइन करके, सामने वाला समझ जाएगा भाई बच्चे को नॉलेज है कि वो बता रहा है कि ये मारी टाउन जो था इधर ट्रेड सबसे ज़्यादा होता था। और जैसे ग्रेन्स होते हैं, अपना अनाज होता है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े होते हैं, इनका एक्सचेंज करते थे वो अलग अलग जगहों पर जाकर, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मनी का आइडिया भी इंट्रोड्यूस किया था। वैसे तो बार्टर सिस्टम था, लेकिन मनी का आइडिया भी यहाँ पर आ गया था इन लोगों के पास। तो इस तरीके से ये इनके कंट्रीब्यूशन है। और एजुकेशन भी आप लिख सकते हो, बिकॉज दे स्टार्टेड स्कूल्स, क्योंकि मेसोपोटामिया में स्कूल्स भी होते थे जहाँ बच्चे जाते थे पढ़ने, और वहाँ पे बच्चों को लिखना सिखाया जाता था, ठीक है, राइटिंग उनको सिखाई जाती थी। और इसके अलावा मैथमेटिक्स उनको सिखाई जाती थी, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को आगे भी पास कर सकें। अगर वो राइटिंग जानते हैं
तो वो अपनी नॉलेज को आगे पास कर पाएंगे, ऐसे नॉलेज इनकी जनरेशन बाय जनरेशन पास होती रहेगी। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था ऑल ओवर जो मैंने आपको बताया है। द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जो अपने को एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पे आपको मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम बताना है। सो देखो, जो डेवलपमेंट है राइटिंग सिस्टम का, वो आप कह सकते हो पहले तो वो बोलते थे, वर्बल कम्युनिकेशन करते थे, जो साउंड्स होते हैं उन्हीं को फिर उन्होंने साइंस में रिप्रेजेंट करा। ठीक है, ऐसे इनकी यूनिफॉर्म वाली राइटिंग होती थी, साइंस बने होते थे और वो समझ जाते थे। और द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट, अब टैबलेट क्या होता है, देखो एक मिट्टी की टैबलेट होती थी जिसके ऊपर लिखा जाता था। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा। वो टैबलेट जो होती थी मिट्टी की होती थी, गीली मिट्टी होती है, उसके ऊपर कुछ लिख दोगे और शार्प सी चीज से लिख दोगे, बाद में उसको सुखा दोगे, वो टैबलेट बन जाएगी। सो जो पहली मेसोपोटामियन टैबलेट मिलती है जो लिखी गई थी अराउंड 3200 BCE, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, कुछ साइंस बने हुए हैं और कुछ नंबर्स बने हुए हैं। ये है, देखो अगर आपको नहीं पता टैबलेट किसे कहते हैं तो मेरे बैकग्राउंड में आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टैबलेट। ओके, बहुत ही सुंदर लग रही होगी देखने में, बिस्किट जैसी लग रही है, टाइगर बिस्किट, बट ये बिस्किट नहीं है, दिस इज अ टैबलेट। ओके, और इसके ऊपर ये पेपायरस का जो एक पौधा होता है पेपायरस, उससे लिखा जाता था, बिकॉज थोड़ा शार्प होता है ये, इसकी जो टिप होती है। फिर उसके बाद है अ टैबलेट इज अ फ्लैट स्लैब ऑफ स्टोन। अब ये देखो, ये पत्थर की भी हो सकती है, ये मिट्टी की भी हो सकती है, आप ये चीज याद रखना, क्ले की भी हो सकती है, ठीक है, लकड़ी की भी हो सकती है। इंस्क्रिप्शंस के लिए यूज होती थी, इसके ऊपर लिखा जाता था, और जो इसके ऊपर लिखता था उस बंदे को कहा जाता है स्क्राइब। स्क्राइब कौन होता है? अ पर्सन हु मेड कॉपीज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स। कहीं से उसने लिखा हुआ पढ़ा और उसको टैबलेट्स पे जो उतार रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्क्राइब कहेंगे। ठीक है, और वो जो क्ले होती थी उसको वेट करेगा, उसको भिगोकर, उसके बाद उसको उस साइज में लाएगा जितना उसको साइज की वो चाहिए, फिर केयरफुली उसके ऊपर वो लिखेगा। ठीक है, देन वो क्या करेगा, जो क्यूनिफॉर्म साइंस होते हैं वो बनाएगा। कैसे? वो पेपायरस वाला जो प्लांट था, ठीक है, उसकी वो जो टिप होगी उससे वो लिखने की कोशिश करेगा, और उसके बाद में क्या होगा, वो टैबलेट्स को सन में ड्राई करने के लिए रख दिया जाएगा। जब वो सूख जाएंगी तो वो हार्ड हो जाएंगी, और उसके बाद में उसको वो यूज कर सकते हैं एज टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटी उर इन मेसोपोटामिया लैक्ड टाउन प्लानिंग एक्सप्लेन। तो बिल्कुल सही बात बोली गई है, जो उर सिटी थी वहां पे टाउन प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, देयर वॉज लैक ऑफ टाउन प्लानिंग इन उर सिटी। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। नैरो एंड विंडिंग स्ट्रीट्स, देखो नैरो स्ट्रीट्स का मतलब है बहुत पतली पतली गलियां, वो भी टेढ़ी मेढ़ी गलियां, हवा भी सही से पास नहीं हो रही है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट गुड। वाटर ड्रेनेज, जिसको हम निकासी भी कहते हैं हिंदी में, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार होगा तो आपकी गलियों में नालियों का पानी भरा रहेगा, बारिश का पानी भी वहीं पानी इकट्ठा होके पड़ा रहेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं था, गलियां टेढ़ी मेढ़ी और पतली थी। रेसिडेंट्स ऑफ उर वर सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में बिलीव रखते हो। ठीक है, तो जादू टोना टोटका अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशन जो लोग पालते हैं वो बहुत थे वहां पे। पीपल यूज टू थ्रो ऑल द हाउस होल्ड वेस्ट ऑन टू द स्ट्रीट्स। गलियों में सारा घर का जो कचरा होता था वो लोग फेंक देते थे। लाइट केम इनटू रूम्स थ्रू डोरवेज बट नॉट फ्रॉम विंडोज। जो घर की खिड़कियां होती हैं वहां से कोई लाइट नहीं आती थी। जो लाइट है सनलाइट, वो कहां से आ रही है? जो मेन दरवाजा होता था वहां से। तो इतना ज्यादा अच्छा प्लानिंग से नहीं बनाया हुआ था, जब ही तो भाई लाइट सही से नहीं आती। लाइट तो आनी चाहिए ना कमरे में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग यूज्ड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में कौन कौन सी राइटिंग्स यूज हुई हैं? ठीक है, सो मेसोपोटामियंस जो थे वो इनिशियली पिक्टोग्राफ यूज करते थे, यानी कि पिक्चर्स होती थी, जो पिक्चर्स बने होते थे वो उनके आइडियाज को रिप्रेजेंट करते थे। ओवर द टाइम उन्होंने थोड़ा अपने आप को डेवलप किया और एक क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आई। क्यूनिफॉर्म में मैंने आपको बताया कि एकदम वो पेपायरस वाला जो प्लांट होता है उससे फिर वो लिखते थे टैबलेट के ऊपर, वो क्यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, जो वेज शेप्ड होते थे यानी कि एकदम शार्प होते थे। और क्यूनिफॉर्म जो है उसके अंदर, क्यूनिफॉर्म एक लिखने का तरीका है, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस लिखी जाती थी? सुमेरियन, अक्कदियन और बाकी की जो लैंग्वेजेस थी उसको क्यूनिफॉर्म में लिखा जाता था। ये चीज आप याद रख सकते हो। देन उसके बाद है क्या पर्पस होता था लिखने का? जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, आज आप देखोगे ना हर दुकानदार के पास एक बही खाता
किताब होती है, एक कॉपी होती है हिसाब किताब की। तो ऐसे ही वो लोगों ने भी अपनी कमर्शियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए लिखना शुरू किया था। जो टैक्सेस वगैरह आते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भाई सरकारी कागजात होते हैं, उसमें लिखने के लिए डॉक्यूमेंट पर्पज से इन्होंने राइटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इन अर्बन डेवलपमेंट। देखो भाई इंपॉर्टेंस क्या होती है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो भी एक एफिशिएंट बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर अर्बन डेवलपमेंट करना है। तो देखो अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि भाई टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन्स। देखो भाई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जानवरों के ऊपर लाद के सामान ले जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा भी लग जाएगा। और ऐसे ही जैसे मान लो चारकोल है या बाकी का सामान है, अनाज है, वो सब अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है तो उसके लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये नहीं होगा तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। सो द प्रॉब्लम इन एनिमल ट्रांसपोर्ट वर that perishable goods like vegetables and fruits become inedible if it takes too much time। कुछ चीज़ें होती हैं पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे दूध है। अब दूध पड़ा रहेगा, अगर दूध को किसी को आप भेजोगे वो 3 दिन बाद जानवर जाएगा देने, दूध तो फट के खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बहुत सारा, जैसे कुछ सब्जियां होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं, तो अगर आप एनिमल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। सो वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, बहुत ही कम सामान है जो आप एनिमल्स से ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो। एंड फीडिंग एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट वॉज कॉस्टली। अब जानवर भाई जाएगा तो उसको एनिमल्स को फीड भी तो करना पड़ेगा, उस पर भी पैसा लगेगा, चारा आएगा। सो इससे क्या है बहुत महंगा पड़ता था। सो एक चीप मोड जो है ट्रांसपोर्ट का वो वाटर हो सकता है, क्योंकि आप नाव लेके जाओगे तो क्या है कि जल्दी भी पहुंच जाओगे और कोई जानवर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोट्स जो है वो सामान भी ज़्यादा उठा सकती हैं, ठीक है। ग्रेन्स डाल दो, सामान रख दो उसके ऊपर, ठीक है। और जो भी मतलब होगा उससे होगा। गुड्स आर प्रोपेल्ड बाय द करंट ऑफ द रिवर एंड विंड विदाउट एनी फ्यूल विच मेक्स ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट। फ्यूल की जरूरत होती नहीं थी, ठीक है। पानी के बहाव और हवा के सहारे ही उनकी वो जो नाव है वो चल जाती थी, और इससे क्या होता था उनको काफ़ी हेल्प मिली ट्रांसपोर्टेशन से, उनका ट्रेड कॉमर्स बढ़ा तो अर्बनाइजेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ा। ये मैंने आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। आप सोच रहे हो कि मैं कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये लिमिटेड क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इनको कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, फीडबैक लिखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।